नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ बेसिक बातों के बारे में बताया था। अब आज की क्लास में मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि आज नेशनल इनकम की क्लास शुरू होने जा रही है। नेशनल इनकम से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। फिर इनके कुछ सब टॉपिक हैं, जैसे कि जीएनपी वर्सेस जीडीपी होगा, और जीएनपी या जीडीपी या जीएनपी वर्सेस एनडीपी या एनएनपी होगा। उसके बाद में पर कैपिटा इनकम होगा। उसके बाद में रियल नेशनल इनकम वर्सेस नॉमिनल नेशनल इनकम होगा। और उसके बाद में जीएनपी या जीडीपी डिफ्लेटर होगा। इन टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं पहला टॉपिक जीडीपी। जीडीपी बेसिकली होता क्या है? तो जीडीपी को अगर एक शब्द में समझें तो जीडीपी का मतलब होता है उत्पादन। जीडीपी का मतलब क्या होता है? उत्पादन। लेकिन उत्पादन कब का, कितना? इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझिए कि उत्पादन एक टाइम ड्यूरेशन दी होती है 1 साल, यानी कि 1 साल का उत्पादन किसका? वस्तु प्लस सेवाओं का। वस्तु प्लस सेवाओं का, लेकिन ये अंतिम होनी चाहिए। यानी वस्तु व सेवाओं, यानी अंतिम वस्तु व सेवाओं का उत्पादन 1 साल का क्या होगा? जीडीपी। लेकिन इस पे भी एक बात है, मार्केट प्राइस की वैल्यू ऐड की जाएगी। ऐड की जाएगी। आपने ये तो समझा कि वस्तु व सेवाओं, अंतिम वस्तु व सेवाओं का 1 साल का उत्पादन जीडीपी होगा, ये समझे। लेकिन इसको निकाला कैसे जाएगा? ये काउंट कैसे किया जाएगा? मान लीजिए अगर 1 साल में भारत देश में 10 क्विंटल, मान लीजिए 10 क्विंटल, अरे 10 केजी, मान लीजिए 10 केजी गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और इसी एक साल की, मान लीजिए 1 साल का कुछ निकालते हैं कि 1 साल में 10 केजी गेहूं हो रहा है, 10 केजी राइस हो रहा है, ठीक है, राइस का उत्पादन हो रहा है। और इसी में 5 हीरो होंडा मोटरसाइकिल आ रही हैं, हीरो होंडा मोटरसाइकिल आ रही हैं। इसी में 5 नैनो कार आ रही हैं। इन सबको जोड़ा जाएगा क्या? कैसे जोड़ा जाएगा? अंतिम वस्तु का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु किसी ग्राहक ने ले ली, अपने उसका उद्देश्य है उसको कंज्यूम करना, उसको उपयोग में लाना, तो वो वस्तु अंतिम होगी। जैसे कि अगर किसी ने गेहूं को लिया और उसका आटा बनवा के खुद के लिए कंज्यूम कर लिया, तो वो अंतिम वस्तु होगी। लेकिन अगर उसने उस गेहूं को किसी दूसरे ब्रेड की फैक्ट्री वाले को बेच दिया और उसने उस गेहूं के जो आटे का ब्रेड बना करके मार्केट में सेल किया, तब वो जो गेहूं था या आटा था वो अंतिम वस्तु नहीं हुआ, बल्कि जो ब्रेड था वो अंतिम वस्तु होगा। क्योंकि अब ब्रेड उससे आगे नहीं जाएगा। ब्रेड एक बार बनने के बाद में कंज्यूमर के पास में जाने के बाद में कंज्यूम हो जाएगा, उससे आगे तो जाने का है नहीं। तो अंतिम वस्तु वो होगी जो कंज्यूमर से आगे ना जाए। बात समझ रहे हैं? तो अब मैंने बताया कि एक वस्तु व सेवाओं, अंतिम वस्तु व सेवाओं का उत्पादन 1 साल का, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? क्योंकि 10 किलो गेहूं होगा, 10 किलो राइस होगा, 5 हीरो होंडा मोटरसाइकिल होंगी, 5 नैनो कार होंगी, एटसेट्रा बहुत सारी गाड़ियां होंगी। आप जीडीपी कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये सब उत्पादन ही तो हो रहा है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे अनाज का हो, हर चीज़ का ये उत्पादन हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए इनके रेट मार्केट प्राइस पर देखे जाते हैं। मान लो 10 किलो गेहूं, देखो ये है मेरे पास डालने वाला, मान लो 10 किलो गेहूं, यहां समझिए 10 किलो गेहूं मान लीजिए 10 रुपये केजी है। 10 किलो गेहूं, अब मान लीजिए 1 केजी का रेट है वो 10 रुपये है, तो 10 किलो गेहूं 10 रुपये, 100 रुपये का हो गया, ठीक है।
10 किलो गेहूँ 100 रुपये का हो गया। मान लिए गेहूँ 100 रुपये का हो गया। और राइस, मान लीजिए राइस भी 100 रुपये का हो गया। ठीक है, अब मोटर बाइक जो थी, बाइक हो गई मान लो 200 रुपये की। और नैनो जो गाड़ियाँ थी, वो नैनो गाड़ियाँ होंगी मान लो 300 रुपये की। अब ये मार्केट में जो इनका प्राइस है, ये जो प्राइस हमने 300, 200, 100 ये जो जोड़ा है, ये प्राइस हमने इस हिसाब से जोड़ा है कि इनका मार्केट में क्या प्राइस है। तो 100 ये जोड़ लो, 100 ये जोड़ लो, 100, 100, 200, 200, 200, 400, 300, 700। ये क्या होगी? ये इस किसी भी देश की जिसकी हम काउंट कर रहे हैं, ये क्या होगी? ये जीडीपी होगी। समझ रहे हैं? मार्केट प्राइस पर हम अंतिम वस्तुओं का और उसके जो रेट निकल रहा है उसका योग निकाल रहे हैं, और वो क्या होगा? जीडीपी होगी। अब देखिए, जीडीपी इतना आसानी से नहीं काउंट की जा सकती। जीडीपी को काउंट करने की 3 मेथड है, जो सिंपल मेथड है। हालांकि देश उसमें भी थोड़ा बहुत संशोधन करके अपने अपने हिसाब से इसकी काउंटिंग करते हैं, लेकिन हम काउंटिंग के उन 3 मेथड्स को समझते हैं जो मेथड पॉपुलर हैं। ठीक है, जो किताबी भाषा, जो किताब बताती हैं 3 मेथड के बारे में, हम उन 3 मेथड के बारे में बात करेंगे कि जीडीपी को काउंट करने के, जीडीपी को निकालने के 3 मेथड वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझिए। पहला मेथड है इनकम मेथड, आसानी से समझिएगा। दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा मेथड है ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, इन 3 विधियों से किसी देश की जीडीपी निकाली जाती है। मैं सबसे पहले इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा, मैं सबसे पहले इस चीज़ को समझाऊंगा, क्योंकि अगर इस चीज़ को समझाऊंगा तो इसके बाद में इसे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड में एक चीज़ समझिए, एक फॉर्मूला समझिए, C+I+G+X-M। सी है कंजम्पशन। सी पहला क्या है? कंजम्पशन। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, जितनी भी वस्तुएं, सेवाएं कोई भी कंज्यूम हो रही हैं मार्केट में, कहीं पर भी अगर देश में कंज्यूम हो रही हैं, तो वो सी में काउंट की जाएंगी। मान लीजिए एक व्यक्ति गाड़ी लेने जाता है, और वो गाड़ी चाहे तो भारत में ही बनी हो और चाहे वो इम्पोर्टेड हो। अब मान लीजिए अमेरिका से लाई हुई कोई गाड़ी आपने ली, और आपकी गाड़ी को जीडीपी में काउंट किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कंजम्पशन में चाहे बाहर से लाई की गाड़ी हो और चाहे यहीं भारत में ही उत्पादित की गई हो, वो सी में काउंट की जाएगी। तो फिर कैसे सिस्टम बिगड़ रहा है ना, क्योंकि ये हमारे देश में तो काउंट नहीं हुई है, दूसरे देश से लाई गई है, उसको काउंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, जो x-m है यहाँ पर, तो इसलिए परेशान ना होइए। अभी हम क्या करेंगे कि सी में वो सारे कंजम्पशन को जोड़ लेंगे जो जो सेल हुआ है, जो भी सेल हुआ है, जो कंज्यूम हुई हैं, वो सारी इसमें जोड़ लेंगे। इन्वेस्टमेंट में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे इंटरनल और चाहे एक्सटर्नल, वो इन्वेस्टमेंट जोड़ लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। ठीक है, जी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। देखिए, इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो होगा जो गवर्नमेंट एक तो अपने कर्मचारियों को दे रही है। अगर गवर्नमेंट जितनी भी जो पब्लिक एम्प्लॉई हैं उनको दे रही है पैसा, तो वो पब्लिक एम्प्लॉय किसके लिए काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कर्मचारी, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका जो कार्य है वो एक सेवा है, वो सेवा उत्पादित हो रही है हर रोज़, तो उसको कहाँ जोड़ा जाएगा? उसको जोड़ा जाएगा यहाँ। इसके अलावा और क्या जोड़ा जाएगा? इसके अलावा गवर्नमेंट को जो भी नया फर्नीचर या फिर कोई नया कंस्ट्रक्शन करना हो, वो कहाँ जोड़ा जाएगा? यहाँ। अब मान लो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो वो आई में जोड़ लिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सब यहाँ जोड़ा जाएगा। अब मान लीजिए जो वस्तुएं हमने एक्सपोर्ट की हैं, इसको x-m को आप नेट एक्सपोर्ट बोल सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है
और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर हमने जितनी वस्तुएं एक्सपोर्ट की हैं वो अधिक हैं इंपोर्ट की तुलना में, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हमने इंपोर्ट अधिक किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, तो ये नेट एक्सपोर्ट जो है नेगेटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम उस चीज़ को एडजस्ट कर देंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो कंजम्पशन के टाइम पे हमने कहा था कि अगर कोई गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी अगर अमेरिका से लाई गई है, तो हमने इम्पोर्टेड चीज़ थी उसे हमने कंजम्पशन में जोड़ लिया था। अब यहाँ x माइनस एम में जो चीज़ आई थी उसे हम घटा देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से, वो हमने इसके जरिए निकाल लिया। यानी कि अगर किसी देश की जीडीपी निकालनी है तो एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है तो जाहिर है कि उसका उत्पादन तो हुआ ही होगा। अगर कोई व्यक्ति कंजम्पशन वाला जा रहा है ब्रेड लेने, तो जाहिर है कि ब्रेड का उत्पादन हुआ होगा। अगर किसी ने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी का भी उत्पादन हुआ होगा। अगर विदेशी गाड़ी है जो विदेश की आई हुई है और उसको खरीदा है तो उसको हमने एडजस्ट करना बता दिया। तो जितनी भी जो भी कंज्यूम होगी चीज़ें वो सारी यहाँ होंगी, इसीलिए इसे एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। अगला जो मेथड है वो है इनकम मेथड का। ये है इनकम मेथड का। अब वो इनकम मेथड का क्या है, चलिए इस इनकम मेथड को समझिए। देखिए, किसी चीज़ के उत्पादन में कुछ चीज़ें बेसिकली यूज की जाती हैं। नंबर 1 होता है कैपिटल तो होगी। यानी कि अगर किसी चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल तो आपकी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरा हो सकता है कि आपने उस चीज़ को स्टोर किया हो, कहीं वेयर हाउस में स्टोर किया हो, कहीं पर तो किया हो स्टोर। मान लीजिए आपने गाड़ी का स्टोर किया है, आपने अनाजों का स्टोर किया है, कुछ तो स्टोर किया होगा, तो वो आपका बिल्डिंग चार्ज लगा लेंगे। तो इसका क्या लगाएंगे हम? रेंट मिलेगा इस पर। ठीक है, रेंट पे करना पड़ा होगा। कैपिटल पे देखें तो इस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज देनी पड़ी होगी, इस पर रेंट देना पड़ा होगा। अब हमने कैपिटल देखा, बिल्डिंग देखा, इसके अलावा और क्या यूज हो सकता है? हमने लेबर को देखा होगा, लेबर को हमने लगाया होगा उस काम में, तो लेबर देख लें। अब हम लेबर का क्या होता है? उसकी इनकम होती है, तो वो बेज में हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, लेबर का होगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी ने भी किया हो, उसने एक बात तो सोची होगी, इन्वेस्टमेंट करने का उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए उसको एक और काम करना पड़ा होगा, और वो करना पड़ा होगा उसको कि रिस्क लेना पड़ा होगा उसे। तो अगर व्यक्ति कोई रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी उसकी क्या है? वो भी उसकी कैपेसिटी है, उसको भी जोड़ा जाता है इसमें। तो अगर देखा जाए तो वो रिस्क, अगर किसी ने रिस्क लगाया है अपना रिस्क, तो उसका बेनिफिट यानी लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट पे की किसी ने 2 रुपये, ठीक है, रेंट पे किया किसी ने 2 रुपये, और बेजिस का पे किया उसने 2 रुपये, और बेनिफिट के लिए उसने पे किया 3 रुपये। बेनिफिट उसने लिया 3 रुपये, पे नहीं किया, बेनिफिट लिया उसने 3 रुपये। तो 2 4 2 6 और 3 9 रुपये, 9 रुपये हो गई। लेकिन एक और बात ध्यान रखें, कोई भी इन सब चीज़ों को तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि उसके पास रॉ मटेरियल ना हो। और रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल उसने लगाया, रॉ मटेरियल के पैसे उसको पे करने पड़े 5 रुपये। अब जो 9 थे उसमें 5 और जुड़ के क्या हो जाएंगे? 13 रुपये। ठीक है, अब जो 13 रुपये हो गए, क्या ये जीडीपी है? नहीं, ये जीडीपी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फैक्टर। और इनसे जो ये इनकम हो रही है इन्हें बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, तो ये फैक्टर इनकम है
और इनकी जो टोटल वैल्यू निकल के आई, देखो किसी भी वस्तु के उत्पादन में ये सारी चीज़ें तो लगनी ही लगनी है। तो उस वस्तु के उत्पादन में अगर 13 रुपये लगे हैं, कोई भी वस्तु ही वो एक्स वाई जेड कोई भी वस्तु ही वो, अगर उसके उत्पादन में ये 13 रुपये लगे हैं तो ये उस वस्तु की क्या हो जाएगी, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। और ये हम 13 रुपये मान के चल रहे हैं कि पूरे देश की जीडीपी 13 रुपये निकली है, ठीक है। लेकिन ये जीडीपी नहीं कही जाएगी अभी, क्योंकि ये जीडीपी है अगर, तो जीडीपी को भी हम कैसे कह देंगे, जीडीपी तो बोलेंगे हम, जीडीपी तो बोल देंगे, लेकिन ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोल देंगे हम। अगर हम 13 रुपये को जीडीपी माने तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोल देंगे। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि जीडीपी को किस पर निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से किसी चीज़ को मार्केट प्राइस पर ले जाना है तो हम कैसे ले जाएंगे, तो देखो कोई वस्तु उत्पादित होने के बाद में जब बाजार में आती है तो आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि उस पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो टैक्स लगने के बाद वो मार्केट में आती है। देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में यही तो अंतर है कि गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है उस पर बस। तो अगर हम इसमें टैक्स इंक्लूड कर दें, अब चूंकि एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इस पर अगर हम कोई टैक्स लगाएंगे तो वो टैक्स कौन से होंगे, डायरेक्ट टैक्स होंगे या इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट वसूले जाते हैं, वस्तुओं पर तो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो जाहिर है ये जो टैक्स होंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स होंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो निकली थी 13 रुपये जो हमारे निकले थे, 13 रुपये निकले थे, उनमें हमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ना है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भारत में, अभी भारत में इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ करके जीएसटी तो बना दिया है। तो तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट 13 रुपये निकले हैं उसमें आप जीएसटी जो चार्ज है, मान लीजिए जीएसटी का चार्ज आपने लगा दिया 10 रुपये, सारे जोड़ करके आपने सारे जोड़ करके इनकी अलग अलग स्टेज पर अलग अलग होंगे जीएसटी, उन सबका आपने जोड़ा, यहाँ पर आपने लगा दिया, हर वस्तु पर अलग अलग लगा जीएसटी, उन सबका जीएसटी इंक्लूड करके आपने 10 रुपये लगा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 23 रुपये, ये जीडीपी हो गया। ये क्या हो गया, जीडीपी हो गया मार्केट प्राइस पर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि हो सकता है कि इनमें से जो प्रोडक्शन हुआ है उनमें से कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी दी गई हो गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये है कि उत्पादन का सही अनुमान लगाने के लिए हमें जो सब्सिडी दी गई है उस सब्सिडी को घटाना जरूरी है, नहीं तो उत्पादन अधिक दिखाया जाएगा, अधिक शो करेगा। इसलिए जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट और उसमें जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स जोड़े हैं मार्केट प्राइस पर निकालने के लिए, वहीं जो फैक्टर कॉस्ट निकली है इसमें सब्सिडी पहले से जुड़ के आई है। यानी 13 रुपये जो हमारे पास आए हैं इनमें गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी थी विभिन्न वस्तुओं पर वो जुड़ के आई है सब्सिडी। तो जाहिर है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी गई थी वो कोई प्रोडक्शन नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी है, तो उस सब्सिडी को घटाना जरूरी है। तो अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ें माइनस सब्सिडी अगर हम कर दें, अब वो आ रहा है क्लियर, अब आएगा क्लियर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब सब्सिडी मान लीजिए हमें दी गई थी 1 रुपये की, माइनस 1 रुपये की, तो जो 23 रुपये निकले हैं उनमें से 1 घटा दो, क्या आ जाएगा 22। ये क्या होगा, ये होगी हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आप समझे, मैंने आपको बताया जीडीपी क्या होती है ये समझाया, फिर मैंने आपको जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड समझाया, इसके बाद में मैंने आपको इनकम मेथड समझाया, और इनकम मेथड में मैंने आपको ये बताया कि जीडीपी की जो फैक्टर कॉस्ट होती है, एक समय के लिए अगर आप जीडीपी भूल भी जाएं तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इन दोनों बातों को नहीं भूलना है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट होती है किसी वस्तु के उत्पादन में साधनों की लागत। यानी अगर किसी वस्तु को उत्पादित किया गया है तो उस वस्तु को उत्पादित करने में कितना खर्चा आया है, क्या आया है खर्चा, वो होगी फैक्टर कॉस्ट। और उस पर अब जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे और अगर कोई सब्सिडी दी गई थी तो उसको घटा देंगे, तो उसके बाद में मार्केट में जो उस वस्तु की वैल्यू होगी वो होगी मार्केट प्राइस।
ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब समझते हैं आगे वाला मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, देखो दोस्तों, आगे वाला मेथड ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड में समझाने जा रहा हूं। अब एक वस्तु लेते हैं, मान लीजिए आपने गेहूं लिया और गेहूं आपको 10 रुपए का पड़ा। देखो, इससे आगे जो रॉ मटेरियल होगा पूरा, गेहूं आया कैसे, ये चीज़ जो आपके पास 10 रुपए आए हैं वो आगे ऐड होके आया होगा, 2 रुपए किसी चीज़ के, 3 रुपए किसी चीज़ के, जो मैंने अभी फैक्टर कॉस्ट बताया था वो सब ऐड होके फैक्टर कॉस्ट मिला करके तब ये आकर के आया होगा 10 रुपये। यानी अभी जो वर्तमान में जो गेहूं का प्राइस है वो 10 रुपये है। ठीक है, गेहूं से चक्की वाले ने आटा बनाया और यहाँ पर जो आटा बना, गेहूं से आटा बना, तो जो 10 रुपये हैं, 10 रुपये से इस चक्की वाले ने, इस पर्सन ने जो आगे आटा बना करके भेजा इस गेहूं का, तो 10 रुपये का इसने गेहूं लिया था और इसने आगे 15 रुपये में सेल कर दिया। यानी किसी ने गेहूं को 10 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में सेल कर दिया उसका आटा बना करके। इस थर्ड पर्सन ने, ये सेकंड पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन, इससे आगे तो हमने बता ही दिया है। तो थर्ड पर्सन ने इस 15 रुपये का जो आटा खरीदा है, उस 15 रुपये के आटे को ब्रेड बना करके कितने में बेच दिया, उसने मान लीजिए 20 रुपये का सेल कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालनी है तो सबसे पहले तो हम देखो, ये मध्यवर्ती वस्तु होगी, ये मध्यवर्ती वस्तु होगी, ये मध्यवर्ती वस्तु होगी, ये अंतिम वस्तु होगी। सबसे पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 20 रुपये डायरेक्ट इसके जोड़ लें, नंबर 1 मेथड। लेकिन हमने कहा कि हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन को समझाने जा रहे हैं, यानी हम इसके हर स्टेज पर इसको देखेंगे कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है। अगर आप इसको ऐड करेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़ना होगा, क्योंकि इनमें इसका प्राइस इंक्लूड होके आया है इन सब का। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू ऐसे नहीं देखना चाहते, यहाँ से देखना चाहते हैं, हर स्टेप पर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपका रॉ मटेरियल कितने का था, 10 रुपये का था। ठीक है, सब कुछ ऐड होके आया था। अगर इसने 10 का खरीदा था, 15 का बेचा था, तो इसने 5 रुपये ऐड किए हैं। ये बात क्लियर हुई, 5 रुपये ऐड कर दो, प्लस इसने 15 का खरीदा और 15 से 20 का बेचा, तो इसने भी 5 रुपये ऐड किए हैं, तो यहाँ पर 5 रुपये ऐड कर दो। तो 10, 5, 15 और 5 20 रुपये। यानी कि अगर आप वस्तु का मार्केट प्राइस पर जो अंतिम वस्तु का मार्केट प्राइस है उसको जोड़ लें, और चाहे आप उसके प्रत्येक स्टेज पर ये जोड़ें कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, तो उस वैल्यू एडिशन को जोड़ने के बाद में आपका जो प्राइस निकले उसको देखें। ये वैल्यू लगभग समान आएंगी अगर काउंटिंग, गिनती बिल्कुल परफेक्ट की गई है। तो अगर इन दोनों में अंतर आता है तो इस ग्रॉस वैल्यू एडिशन विधि को उचित माना जाएगा, इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका प्रत्येक स्टेप पर हमने ये देखा है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। इसमें त्रुटि होने की कम संभावना है। इसमें हमारे सामने सिर्फ वस्तु है और उसका प्राइस है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो इसमें त्रुटि की संभावना है। तो मैंने आपको 3 मेथड समझा दिए हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। जीडीपी आप समझ चुके हैं, अब आगे समझते हैं एनडीपी को। दोस्तों, एनडीपी को समझने के लिए सिर्फ आपको एक शब्द को समझना है, एक शब्द को, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या होता है? घिसावट। घिसावट किस चीज की? वस्तुओं की, मशीनों की घिसावट। अब एनडीपी एक फॉर्मूले में समझें, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन।
देखो, जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, मान लीजिए एक ट्रैक्टर से हम गेहूं और राइस का उत्पादन कर रहे हैं, ऐसे ही हम एक मशीन के ज़रिए दूसरी मशीनों का उत्पादन कर रहे हैं। तो हमें इन बातों को नहीं भूलना होगा कि हमारे उत्पादन के क्रम में हम जिन औजारों से, जिन उपकरणों से उत्पादन कर रहे हैं, उन उपकरणों की भी एक समय सीमा है। एक समय के बाद में वो उपकरण खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, धीरे धीरे वो खराब होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ट्रैक्टर भी नया लेना पड़ेगा। आप जिस मशीन से कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मशीन भी आपको नई लेनी पड़ेगी। आप अगर कोई भी वस्तु है जिसका आप यूज कर रहे हैं, वो वस्तु हर वक्त घिस रही है, खत्म हो रही है हर वक्त, और एक समय के बाद में आपको उस वस्तु को नया खरीदना ही पड़ेगा। ये तो क्लियर है। तो अब अगर हम जीडीपी को सिर्फ ध्यान में रखते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि हम जीडीपी तो काउंट करते जाएंगे, लेकिन एक समय के बाद में जो हमने लॉस हुआ, हमारा हमने जो वस्तुएं खोई, हमारे आगे चल करके जब ट्रैक्टर का पूरी तरीके से ट्रैक्टर ख़त्म हो जाएगा, ट्रैक्टर घिस जाएगा, तो हमें दूसरा नया ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब हमें एक फिक्स्ड इनकम लगानी पड़ेगी उस ट्रैक्टर में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जीडीपी की जो काउंटिंग है, उत्पादन है, वो सही नहीं होगा, वो क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा जीडीपी फिर आगे, अगर मान लीजिए जो हमने 5 लाख रुपए अगर प्रोडक्शन में लगा रहे थे, वही 5 लाख अगर हमने डायरेक्ट अब फिक्स्ड इनकम में लगा दिए, यानी ट्रैक्टर में खरीद लिए। अब हम जो प्रोडक्शन गेहूं में करने वाले, राइस में करने वाले थे, उसके लिए फिर हमें अलग से लोन लेना पड़ेगा, तो सिस्टम असंतुलित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हर देश में डेप्रीसिएशन की एक वैल्यू निकाल के रखी जाती है, एक वैल्यू डेप्रीसिएशन की निकाल के रखी जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक पंखा है, आपने एक पंखा खरीदा, तो जो पंखा है भारत सरकार इसका 10% डेप्रीसिएशन रखती है। 10% मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कोई पंखा 1000 रुपये में खरीदा, तो भारत सरकार ये मान के चलती है कि उस पंखे का 1 साल में 10% घिस गया। यानी अगर तुम उस पंखे को 1 साल बाद सेल करना चाहो तो वो 1000 का ना होकर के 900 रुपये का रह जाएगा। समझ रहे हैं? यानी पंखे पर 10% डेप्रीसिएशन है। उसी प्रकार अगर आप देखा जाए, जैसे कि आपका घर, अगर आपने कोई घर खरीदा और घर खरीदने के बाद घर की जो आयु है उसे 100 साल माना जाता है भारत में, तो भारत सरकार जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है वो ये डेप्रीसिएशन वैल्यू निकाल के रखता है। तो घर की घिसावट वो 1% लगाते हैं, यानी कि वो ऐसा मान के चलते हैं कि घर 100 साल चलेगा। अब 1% घिसावट, यानी कि अगर आपने 10 रुपये का, अगर मान लीजिए 10 का नहीं, आपने 100 रुपये का कोई घर खरीदा और 1 साल बाद देखेंगे तो वो घर 99 रुपये का रह जाएगा। ये बात क्लियर हुई? ये भारत सरकार के रियल आंकड़े हैं कि पंखे पर 10% डेप्रीसिएशन, घर पर 1% डेप्रीसिएशन, ये पूरी लिस्ट जारी की जाती है, किस पर कितना डेप्रीसिएशन है पूरी लिस्ट में लिखा होता है। ठीक है? तो जब अगर हमें एनडीपी निकालनी है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? ग्रॉस मतलब सकल, डोमेस्टिक घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद है। देखो, मैंने आपको जीडीपी बताया है कि जीडीपी क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया है, जीडीपी काउंटिंग का मेथड भी बता चुका। अब मैं आपको ये और बता दूं कि जो जीडीपी जो काउंटिंग होती है, अगर वो उत्पादन, जैसे कि आपके संसाधन हैं, भारतीय संसाधन हैं, और भारतीय संसाधनों ने अगर विदेश में जाकर के कुछ उत्पादित किया, तो क्या वो जीडीपी में काउंट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं काउंट किया जाएगा। अगर बाहर के संसाधन भारत में आए और भारत में अगर कुछ उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या वो जीडीपी में काउंट किया जाएगा? जी हाँ, किया जाएगा। ये है, अगर मान लीजिए भारतीय एक्टर्स जो बाहर गए और बाहर जाकर के उन्होंने पैसे कमाए, तो क्या वो पैसे जीडीपी में काउंट किए जाएंगे?
नहीं किए जाएंगे। और बाहर के एक्टर्स भारत में आए और भारत में से उन्होंने पैसे कुछ कमाए तो क्या वह जीडीपी में काउंट किए जाएंगे? किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे। अभी ये नहीं देखा जा रहा है कि हमारे देश में से पैसे लेकर के कोई बाहर चला गया या बाहर से पैसे लेकर के अंदर आया, ये नहीं देखा जा रहा है। हमें सिर्फ ये देखा जा रहा है कि उत्पादन हो रहा है। जीडीपी में सिर्फ उत्पादन को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था जैसा कि हमने बताया। और घरेलू सीमा मतलब हमारी घरेलू सीमा से सामान्य तौर पर मतलब भारत एक देश की भौतिक सीमा से लगाया जाता है, यानी उसका जहाँ पर उस देश का आधिपत्य है, चाहे कोई द्वीप भी हो, वहाँ पर भी उसका जो प्रोडक्शन होगा उसके द्वारा उसके संसाधनों का या किसी विदेशी संसाधन का उसके क्षेत्र में कोई भी प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन इस देश की जीडीपी में गिना जाएगा, ना कि उस देश की जीडीपी में जिसके संसाधन है। क्लियर? एनडीपी में हमने बताया कि जीडीपी में से डेप्रीसिएशन घटा देते हैं। जीडीपी में से डेप्रीसिएशन हमने वैल्यू बता दी। हर देश अपने अपने हिसाब से डेप्रीसिएशन वैल्यू घटाता है। मान लीजिए भारत एक घर को 100 साल मान के चल रहा है और घर की घिसावट 1% लगा रहा है, वहीं हो सकता है कि जापान में इस घर की घिसावट 10% लगा रहे हो, तो ये डेप्रीसिएशन वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। एनडीपी आप समझ चुके हैं, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, ये दोनों आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं हम जीएनपी। देखो, जीएनपी को समझने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूले में समझा जा सकता है जीएनपी। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट एब्रॉड। नेट एब्रॉड का मतलब क्या है? देखो, जीएनपी जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर मान लो जैसे हमने बताया था कि हमारी 22 रुपये जीडीपी निकली थी, इससे पहले हम यहाँ 22 रुपये रखे थे जीएनपी में। नेट एब्रॉड मतलब ये हो गया कि बाहरी संसाधन जो भारत से पैसा कमा करके बाहर ले जा रहे हैं और भारतीय संसाधन जो बाहर से पैसा कमा करके भारत में ला रहे हैं, इनका एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। मान लीजिए भारतीय संसाधन, भारतीय जो लोग हैं, ब्लू कॉलर्स वर्कर्स हैं, वो खाड़ी देशों में और वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में काम करने जाते हैं और यहाँ से वो प्राइवेट रिमिटेंस कहते हैं एक तरफा हस्तांतरण को, यानी वो पैसा सेंड करते हैं भारत में। तो इस मामले में वैसे प्राइवेट रिमिटेंस में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया में नंबर 1 देश है और सेकंड नंबर पर चाइना है, जहां भारत लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर जो इनकम है 70 से 80 बिलियन डॉलर हर साल भारत में सेंड करते हैं वो जो लोग बाहर गए हैं, भारतीय पर्सन, ठीक है। तो अब मान लीजिए 70 से 80 बिलियन डॉलर मनी आया और यहाँ से मान लीजिए 50-60 बिलियन गया, या फिर 10 बिलियन डॉलर गया, या फिर 20 बिलियन डॉलर गया, या 4 बिलियन डॉलर, जो भी गया। अब इनका एडजस्टमेंट क्या करना होगा? मान लीजिए 70 आया, 10 गया, तो 60 जो बचा वो 60 आप यहाँ पर जोड़ दोगे। समझ रहे हो? मतलब 22, अगर हमारी जीडीपी 22 रुपये ने 22 बिलियन डॉलर है और ये 60 बिलियन डॉलर, तो 22 और 60 जोड़ दिए जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये क्या आ जाएगी? जीएनपी आ जाएगी। लेकिन जो एडजस्टमेंट का जो तरीका होता है कि बाहर के संसाधनों द्वारा भारत में अर्जित आय और भारतीय संसाधनों द्वारा बाहर से विदेशों से अर्जित आय, इनका सिर्फ एडजस्टमेंट प्राइवेट रिमिटेंस से निर्धारित नहीं होता। ये 3 चीज़ें देखनी है कि नेट एब्रॉड जो है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, 3 चीज़ों से संतुलित होता है। पहले क्या क्या इनके क्या क्या तरीके कमाने के? पहला है प्राइवेट रिमिटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरफा हस्तांतरण होता है, जो कि एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर के पैसा कमाते हैं और वहाँ से अपने मूल देश में पैसा सेंड करते हैं, तो ये प्राइवेट रिमिटेंस कहलाता है। इसमें भारत नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा है किसी देश के द्वारा ली गई लोन और उस लोन पर चुकाई जाने वाली ब्याज,
अब मान लीजिए कि हमारा देश बाहर से अगर कुछ लोन ले रहा है और उस लोन पर हर साल हमें ब्याज चुकानी पड़ेगी, तो जो ब्याज चुकानी पड़ रही है वो ब्याज हमारे देश का मनी बाहर ही तो जा रहा है। हमारे देश में जो डॉलर के भंडार हैं वो डॉलर ही तो हमें देना पड़ रहा है ना बाहर, तो वो जो जा रहा है मनी तो वो देखा जाएगा। फिर जो लोन के माध्यम जो हमने लोन लिया है उस पर जो हम ब्याज दे रहे हैं तो वो ब्याज देखा जाएगा। तीसरा है अनुदान। देखो गरीब देशों को जो कुछ तो संस्थाएं और कुछ अमीर देश कुछ अनुदान प्रोवाइड कराते हैं। किसी के लिए भी, मान लीजिए महामारी के लिए अनुदान प्रोवाइड करा दिया, शिक्षा के लिए करा दिया, स्वास्थ्य के लिए करा दिया, इस टाइप के अनुदान प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब भारत के संदर्भ में क्या है कि प्राइवेट रिमिटेंस में तो भारत नंबर 1 है, लेकिन ब्याज में भी भारत नंबर अच्छे खासी स्टेज पर है। यानी कि ब्याज भारत लोन अधिक लेने के कारण भारत को हर साल ब्याज अधिक चुकानी पड़ती है। तो और दूसरी बात, अनुदान लगातार कम होता गया है और ब्याज वहीं देखें तो लगातार बढ़ता गया है। इससे भारत का संतुलन, जो प्राइवेट रिमिटेंस के जरिए भारत अच्छा बेनिफिट कमा रहा था, वो इससे असंतुलित हो गया। और भारत का जो जीएनपी है वो जीडीपी से हमेशा नेगेटिव आता रहा है। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो, भारत का जो प्राइवेट रिमिटेंस मान लीजिए $70 बिलियन आता है, वहीं भारत को अगर मान लीजिए चुकाने पड़ रहे हैं, ये अनुदान में आया $2 बिलियन, $2 बिलियन आया मान लीजिए। अब ये $2 बिलियन जोड़ दीजिए यहाँ, तो ये हो गया $72 बिलियन। लेकिन भारत को ब्याज में चुकाने पड़ कितने रहे हैं? चुकाने पड़ रहे हैं मान लो $80 बिलियन। यानी कि हमारी जीडीपी जो मान लीजिए $22 बिलियन की थी, मान लीजिए सिर्फ, अच्छा अच्छी खासी रख लेते हैं, मान लीजिए हमारी जीडीपी $50 बिलियन की थी। ठीक है, हमारी जीडीपी जो है $50 बिलियन की थी। अब उसमें हमने देखा कि $72 बिलियन तो आ रहे हैं टोटल प्राइवेट रिमिटेंस और अनुदान के माध्यम से, वहीं ब्याज के माध्यम से $80 बिलियन जा रहे हैं। यानी कि हम $8 बिलियन यहाँ पर घाटे में रह रहे हैं। तो हमारी जीडीपी जो $50 बिलियन थी उसमें से $8 बिलियन घटाने पड़ेंगे, और $8 बिलियन जब हम घटाएंगे तो हमारे पास $42 बिलियन आ जाएंगे। यानी कि अब इन दो आंकड़ों को देखें, जो जीडीपी है हमारी वो तो $50 बिलियन है, वहीं जीएनपी है वो $42 बिलियन है। तो मैं इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा था कि कई देशों में उनकी जीएनपी अच्छी होती है, जीएनपी ज़्यादा बेहतर होती है जीडीपी के अपेक्षा, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है और भारत की जीएनपी जीडीपी के अपेक्षा हमेशा कम रही है। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं। ठीक है, अब हमने जीडीपी समझा, एनडीपी समझा, जीएनपी समझा, इसी के साथ ही हम एनएनपी और समझ लेते हैं। जीडीपी था, देखो जीडीपी था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट को समझिए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया था, वहीं नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे। बात क्लियर हुई? यानी कि जिस प्रकार से एनडीपी निकालने की एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, उसी प्रकार एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर बात हुई? वही डेप्रिसिएशन जो कि घिसावट के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ। तो आपका जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब एक और बात समझिए कि नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम क्या है?
तो मैंने आपको निकालने के दो आधार बताए थे कि हम एक तो फैक्टर कॉस्ट पर निकाल सकते हैं और दूसरा मार्केट प्राइस पर निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था अभी। तो फैक्टर कॉस्ट पर भी निकाला जा सकता है और मार्केट प्राइस पर भी निकाला जा सकता है। तो NNP को अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर कर दें, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है नेशनल इनकम। ये बात क्लियर हुई? अगर ये पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या है, तो इसका एक साधारण सा जवाब है कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गई? लेकिन बात यह है कि हम जब GDP निकालते हैं, GNP निकालते हैं, तो इनको तो हम मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। तो जाहिर है कि NNP भी जब हमारी यहाँ पर निकलेगी तो मार्केट प्राइस पर निकलेगी। तो NNP जब हमारे पास मार्केट प्राइस की होगी तो हमें फैक्टर कॉस्ट पर कैसे लाना होगा? तो साधारण सा फॉर्मूला भी मैंने बताया तो था कि अगर मान लीजिए हमारे पास NNP एट मार्केट प्राइस है, ठीक है, और हमें निकालनी है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यही तो नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम यही तो है। तो इसको निकालने के लिए हम इस मार्केट प्राइस को लें, NNP एट मार्केट प्राइस। बात क्लियर हुई? ठीक है। अभी तक हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास फैक्टर कॉस्ट कोई चीज़ होती थी, फैक्टर कॉस्ट पर कोई XY वस्तु हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पर होती थी, अगर हम उसे मार्केट प्राइस पर लेके आना चाहते थे तो हम प्लस करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस को और माइनस करते थे सब्सिडी को। तो हमारी जो फैक्टर कॉस्ट की वस्तु थी वो मार्केट प्राइस पर आ जाती थी। ये तो हमने बताया था कि कोई भी वस्तु जब साधन लागत से अगर मार्केट प्राइस पर लेके आनी है तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए वो लगा दीजिए और सब्सिडी जो दी है उसे घटा दीजिए, तो मार्केट प्राइस पर आ जाएगी वो वस्तु। और लेकिन अगर हमारे पास मार्केट प्राइस पर ही है, अगर हमारे पास मार्केट प्राइस पर है NNP और हमें उसको फैक्टर कॉस्ट पर लेके आना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इसका जस्ट उल्टा करना होगा, माइनस करो इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करो सब्सिडी। यानी मैंने आपको समझाया था कि हम जब भी कोई GDP, GNP, NNP निकालते हैं मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, और अगर हमें अपनी नेशनल इनकम निकालनी है जो कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट होती है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल होती है NNP एट मार्केट प्राइस, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं और जो सब्सिडी होती है उसे जोड़ देते हैं, तो जो हमारी आ जाती है वो नेशनल इनकम निकल आती है। ठीक है, मैंने आपको नेशनल इनकम समझा दी है। GDP, NDP, GNP, NNP, इन सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, अब ये क्लास कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इससे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं, इसके सब टॉपिक्स, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक, वो मैं इससे आगे वाली छोटी सी क्लास बना रहा हूँ, उसमें इन टॉपिक्स को डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।